नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विधि से संबंधित कुछ बात करने आए हैं और जो हम देखेंगे अब जो है 301 300 उपधारा 1 चोरी। पहले था 378 में 300 303 उपधारा 1 चोरी। पहले था 378 में 303 उपधारा 2 चोरी। उसके बाद 379 में 303 उपधारा 1 चोरी के लिए है और 303 उपधारा 2 ये चोरी के दंड के लिए है। धारा 304 झपटमारी, पहले इसमें नहीं होता था। 305 निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी, ये 305 हुआ। 307 मोबाइल बज रहा है। अभी 10 मिनट होगा, तो 10-15 मिनट।
श्री नारायण हरि बोल। तो 304 झपटमारी, 303 उपधारा 2 चोरी, 303 उपधारा 1 चोरी, एक है चोरी के लिए दंड। उसके बाद हो जाता है 306 सेवक द्वारा या स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी, 305 निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। धारा 308 उपधारा 1 उद्यापन, ये पहले 383 में था, अब 308 1 कर दिया। 308 उपधारा 2 उद्यापन, इसे उद्यापन के लिए दंड है। और 308 उपधारा 3 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना, पहले 385 था, अब 308 उपधारा 3 है। धारा 308 उपधारा 4 उद्यापन, इसमें है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति के भय से डालना, पहले 387 था, लेकिन अब इसको 308 उपधारा 4 में कर दिया। 308 उपधारा 5 भी उद्यापन से संबंधित है। तीन सौ आठ 6 उद्यापन है, 308 7 उद्यापन है। अब उद्यापन क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उद्यापन 308 सेक्शन में दिया है। इसमें कहा गया है जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में संशय डालता है और उसके द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज
जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन कहलाता या करता है। अब इसमें एक दृष्टांत है, यह सेक्शन 308 में उद्यापन के लिए दिया है। को यह धमकी देता है कि यदि घो ने उसकी धन नहीं दिया तो, को यह धमकी देता है कि यदि यो ने उसको धन नहीं दिया तो वह यो के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार यो को उत्प्रेरित करता है, को ने उद्यापन किया है। को यो को घोर उपपत्ति करने के भाव में डालकर बेईमानी से यो को उत्प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे को परिदत्त कर दे। यो उस कागज पर हस्ताक्षर करके उससे को परिदत्त कर देता है। को इस प्रकार की हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए को ने उद्यापन किया है। अपकर्षण तथा उद्यापन। कहता संपत्ति संबंधी अपराधों में चोरी के बाद अपकर्षण का स्थान है, इसे उद्यापन भी कहते हैं। संपत्ति संबंधी प्रायः प्रत्येक अपराध में किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है। यद्यपि ऐसे वंचित किए जाने के तरीके स्वयं भिन्न भिन्न होते हैं और यही भिन्नताएं संपत्ति संबंधी भिन्न भिन्न अपराधों में विभेद करती है। अपकर्षण चोरी का ही एक रूप है। चोरी में किसी व्यक्ति को बिना किसी भय में डाले उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। यदि अपकर्षण में ऐसे व्यक्ति को क्षति कारित करने का भय बताकर उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं उसके या अन्य व्यक्ति को जानबूझकर कोई चोट या उपपत्ति पहुंचाने के भय में इस आशय से डालता है कि वह उस व्यक्ति को उसकी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित अथवा मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित कर सके, तो वह अपकर्षण कहलाता है। अपकर्षण के लिए अपेक्षित शर्त है। अपकर्षण को उपयुक्त परिभाषा से इसके निम्नलिखित तत्व स्पष्ट होते हैं। किसी व्यक्ति को चोट या उपपत्ति के भय में डाला जाना। दूसरा है भय स्वयं उस व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाना। ऐसा भय जानबूझकर दिया जाना। ऐसे भय का परिणाम उस व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या कोई हस्ताक्षरित या मुद्रांकित चीज जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने योग्य हो देने के लिए उत्प्रेरित करना एवं ऐसा कोई कार्य बेईमानी पूर्वक आशय से किया जाना। लेकिन मोटे तौर पर इन तत्वों को हम दो शीर्षकों के अंतर्गत रख सकते हैं। किसी व्यक्ति में स्वयं उसमें या अन्य किसी व्यक्ति में साशय उसकी क्षति पहुंचाने का भय उत्पन्न करना। अपकर्षण का प्रथम तत्व किसी व्यक्ति को स्वयं उसको या अन्य किसी व्यक्ति को जानबूझकर क्षति पहुंचाना अथवा उपहति कारित करने के भय में डालना है। ऐसी क्षति अथवा उपहति शरीर, मस्तिष्क, प्रतिष्ठा अथवा संपत्ति किसी के भी संबंध में हो सकती, जैसे मारने पीटने की धमकी देना, स्वदोष परिरोध में रखने की धमकी देना, अभियोग लगाने की धमकी देना, मानसिक देना, मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करने की धमकी देना आदि। फिर ऐसा भय या धमकी संपत्ति के परिधान
किए जाने की पूर्व उत्पन्न किया जाना अथवा दिया जाना आवश्यक है। इस धारा में प्रयुक्त शब्द उपहति से अभिप्राय ऐसी उपहति से है जो अभियुक्त द्वारा स्वयं कारित की जा सके या कार्रवाई की जा सके। दैविक दंड की धमकी उपहति में सम्मिलित नहीं है। फिर ऐसी हानि जो वैध रूपेण कारित की जा सके उपहति नहीं होगी। इस प्रकरण में जिसमें अभियुक्त ने 5 रुपये प्राप्त किए बिना विवाह समारोह पूर्व कराने से इनकार कर दिया, अपकर्षण नहीं माना गया क्योंकि इसमें क्षति अथवा उपहति कारित करने का कोई भय उत्पन्न नहीं होता। इस संबंध में एक और प्रकरण उद्धरणीय है। इसमें एक अधिवक्ता ने धन का अपकर्षण करने के उद्देश्य से धमकी दी कि अभियोजन के साक्षियों को खीज उत्पन्न करने और अपमान करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे कि अप्रासंगिक, अपूर्वक और अभद्र होंगे। यह धारण किया गया कि अभियुक्त ने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। उस व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। अपकर्षण का दूसरा आवश्यक तत्व भय में डाले जाने वाले व्यक्ति की कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना है। संपत्ति चल अथवा अचल कैसी भी हो सकती। इस धारा के अंतर्गत अपकर्षण का अपराध तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि भय में डाले जाने वाले व्यक्ति द्वारा संपत्ति के अधिपत्य का वास्तविक परिधान नहीं कर दिया जाता है। फिर अपकर्षण का अपराध कारित नहीं होता यदि अभियुक्त किसी व्यक्ति से ऐसे संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करता है जिसके बारे में सद्भाव न पूर्वक या यह विश्वास है कि वह उसी की है, क्योंकि यहाँ उसका आशय न तो बेईमानी पूर्वक होता है और न ही किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण क्षति पहुंचाने का। अपकर्षण के संबंध में सम्राट बनाम चतुर भाई का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। अपकर्षण के संबंध में सम्राट बनाम चतुर भाई का एक महत्वपूर्ण मामला है, प्रकरण है। इसमें एक कपड़े के व्यापारी को यह धमकी दी गई कि यदि वह विदेशी वस्त्र बेचना जारी रखेगा तो वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उसने विदेशी वस्त्र बेचना बंद नहीं किया और उसे जुर्माना देने के लिए विवश करने हेतु 2 घंटे तक उसकी दुकान पर पिकेटिंग की गई, जिससे उसके व्यापार को कुछ हानि पहुंची और अंत में उसे जुर्माना दे दिया। यह धारण किया गया कि जो व्यक्ति पिकेटिंग के लिए उत्तरदायी था उसने इस धारा के अंतर्गत अपराध कारित किया है। अब हम लोग देख लेंगे चोरी और अपकर्षण में अंतर। चोरी की विषय वस्तु केवल चल संपत्ति ही हो सकती है। चोरी की विषय वस्तु केवल चल संपत्ति ही हो सकती है। अपकर्षण की विषय वस्तु चल अथवा अचल कैसी भी संपत्ति हो सकती है। चोरी के अपराध में संपत्ति के स्वामी की सम्मति का अभाव होता है। चोरी के अपराध में संपत्ति के स्वामी की सम्मति का अभाव होता है। अपकर्षण का अपराध संपत्ति के स्वामी की स्वदोष सम्मति प्राप्त करके किया जाता है। चोरी का अपराध बिना किसी भय या बल के किया जाता है। अपकर्षण के अपराध में संपत्ति के स्वामी को क्षति या उपहाति पहुंचाने का भय उत्पन्न किया जाता है।